सवाल का जवाब देने से पहले आपको पाकिस्तान का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। पाकिस्तान बनाने की जो मूवमेंट थी वो लीड की थी मुस्लिम लीग ने, जिसकी लीडरशिप मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस से थी और वो अक्सर जो फैसले लेती थी टू द डेट्रीमेंट ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जिस तरह लखनऊ पैक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान, मोहम्मद वसीम की किताब है, हमने अक्सर उसका जिक्र किया है। उसमें वो बताते हैं कि किस तरह पॉलिसी, स्ट्रैटेजी और आइडियोलॉजी जो है वो मुस्लिम लीग बनाती थी और वो सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, ईस्ट बंगाल, ये उस पॉलिसी के रिसीविंग एंड पर होते थे। ऐसा नहीं है कि कोई अवामी इनकलाब आया था और अवाम के नुमाइंदा लीडर्स उसमें से थे जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट लीड की, जो ऑलरेडी समझे जाते थे मुस्लिम लीडर्स या अपॉइंटेड लीडर्स ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में। उसी कॉलोनियल पावर से मुस्लिम लीडरशिप ने नेगोशिएट करके पाकिस्तान बनाया। तो कॉलोनियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो था वही पाकिस्तान की लीडरशिप ने इनहेरिट किया। कॉलोनियल सिस्टम क्या था गवर्नेंस का, कि आपके जो नवाब हैं, जो सरदार हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनके साथ अलायंसेस बनाएं, वो अपने अवाम पर जो है जुल्म करते रहें, जुल्म ढाते रहें। अवाम से कोई कनेक्शन नहीं है कॉलोनियल गवर्नमेंट का, वो जी आप अपने लोगों पे जुल्म करें, उनसे वेल्थ एक्सट्रैक्ट करें, और आप अगर लॉयल रहेंगे तो हम आपको नवाजेंगे भी, आपको टाइटल्स भी देंगे, आपको कॉलोनियल गवर्नमेंट में जॉब्स भी देंगे। आपने बस अपनी आवाम को चूसते रहना है और हमें जो वो वेल्थ एक्सट्रैक्ट हो रही है ना उसमें से, उसका आपको एक हिस्सा देंगे, बाकी आप हमें दें, हम वो लेकर वापस बरतानिया चले जाएंगे। 170 साल में बरतानिया ने, वेट फॉर इट, $45 ट्रिलियन, 45 ट्रिलियन, जो एक ऐसा नंबर है जिसका शायद उर्दू में ट्रांसलेशन भी नहीं है, इतना हमारे पास है ही नहीं पाकिस्तान के पैसा कि हम गिने ट्रिलियन तक। $45 ट्रिलियन हमसे चोरी किए। 18वीं सदी तक, कॉलोनियलिज्म से पहले, इंडिया और चाइना का जो खित्ता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर था। ये था कॉलोनियल सिस्टम। ये सिस्टम इनहेरिट किया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की भी जो गवर्नमेंट आई इनिशियली, उनका एक अवाम से उस तरह से कनेक्शन नहीं था। अगर हम अवामी लीडरशिप की बात करें तो NWFE में, जो उस टाइम अब खैबर पख्तूनख्वा है, उस टाइम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, लिटरली जोग्राफी पे नाम था एक पूरे खित्ते का, उनकी अपनी कोई शनाख्त भी नहीं थी। वो हफ्ते बाद ही 14 अगस्त को या 15 अगस्त को अगर पाकिस्तान बनाए, 22 अगस्त को उनकी गवर्नमेंट आपने वहाँ से डिसमिस कर दी। कुछ महीने बाद आपने कलात को अनेक्स कर दिया और उसके 1 महीने बाद सिंध में अयूब खोड़ो की जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर दिया गया था। तो जो अवामी गवर्नमेंट्स थीं या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थीं, उनको डिसमिस करके गवर्नर्स रूल लगाया जा रहा था। इसी तरह जब पाकिस्तान का पहला मेजर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, वो हुआ 1954 में फॉर द ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली। उसमें मुस्लिम लीग ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई, 9 सीट्स जीती और 223 सीट्स जो हैं वो यूनाइटेड फ्रंट जीता था। लेकिन जीतने के 2 महीने बाद ही आपने यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स, उनकी लीडरशिप, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, सबको जेल में डाला और बंगाल में गवर्नर्स रूल लगा दिया। वसीम ये भी लिखते हैं कि ये जो ख्याल पाया जाता है कि लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्स, गरीबों की एक अलायंस बन गई थी पाकिस्तान मूवमेंट में, इसका कोई हमें सबूत नहीं मिलता। पाकिस्तान बनने के बाद जो हुकूमत बनी है या जिन लोगों ने पावर ले ली है वो एक ब्यूरोक्रेटिक एलीट। तो जबकि इंडिया में 1951 से 1952 पहला जनरल इलेक्शन हो गया, पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। एक खौफ भी था कि जो लीडरशिप है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो इस खित्ते में है ही नहीं, तो उनकी लेजिटिमेसी आवाम से नहीं आ रही थी, बैलेट से नहीं आ रही थी, 2 तरीक़ों से आ रही थी। एक, उनकी अलायंसेस विद द लैंडेड एलीट, वही जो कॉलोनियल सिस्टम है उसको बरकरार रखें। दूसरा, द यूज़ ऑफ रिलीजन, कि भाई हम इस्लाम या इस्लामिक सिस्टम नाफिज कर रहे हैं तो हमारा एक डिवाइन राइट बन जाता है पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करने का। ये सब बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का एक स्टेट है जिसका हमेशा से एक डिस्कनेक्ट रहा है अवाम के साथ, जिसका शायद फोकस वेल्थ एक्सट्रैक्शन, एलीट कैप्चर की तरफ ज़्यादा रहा है, ना कि अवाम की अपलिफ्टमेंट के लिए। तो अगर ये डिस्कस होता है कि भाई क्या पंजाब डोमिनेट करता है पाकिस्तान को, उसको अक्सर एक बड़े नैरो एथनिक लेंस से देखा जाता है। इसको मेरे ख्याल से एक एलीट लेंस से या स्टेट स्ट्रक्चर लेंस से देखने की ज़रूरत है कि जो एलीट है that happens to be dominated by people from Punjab, और उर्दू स्पीकिंग कह लें आप, उनको मुहाजिर कह लें, उस कम्युनिटीज़ ने इस पाकिस्तान के एलीट को हिस्टोरिकली डोमिनेट किया है या उनकी एथनिक आइडेंटिटी प्राइमरीली
ये रही है। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं कि आप इन एथनिसिटी के लोगों से नफ़रत करें। एक स्टेट स्ट्रक्चर है जिसकी ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, फाइनेंशियल एलीट है, मिलिट्री एलीट है। उस एलीट का हिस्टोरिक वजूहात से जो हम देखेंगे, एक सर्टन एथनिसिटीज़ ने डोमिनेट किया है। इट इज़ दैट सिस्टम एंड दैट स्ट्रक्चर दैट वी शुड राइल अगेंस्ट रादर देन सिंपली फोकसिंग ऑन सर्टन एथनिसिटीज़ और लुकिंग एट देम एज द एनिमीज़। देखें, बिल्कुल ऐसा है कि कुछ जो महाजर आए थे उनको 10-10 साल के ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी मिले, गवर्नमेंट ने फेवर भी किया, वो अमीर से अमीरतर भी होते रहे, स्टेट रिसोर्सेज भी दी गई। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो बेचारे गरीब महाजर आए थे जिनके पास कुछ भी नहीं था उनको आप गालियाँ दें या उनको बुरा भला समझें। इसी तरह अगर पंजाब भी एलीट इस वक्त डोमिनेट करती है मिलिट्री में, गवर्नमेंट में या ब्यूरोक्रेसी में, तो बेचारा जो पंजाब फार्मर है, गरीब सारा दिन किसान है, उसको गाली देके आपको क्या मिलेगा? ये एक सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। इसको सिर्फ एक एथनिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लेंस से बाहर देखना पड़ेगा। एक और मेरी नज़र में जो गलती करते हैं, कहते हैं कि भाई आप कहते हैं पंजाबियों ने डोमिनेट किया। नंबर्स देख लें मिलिट्री की परसेंटेज के, नंबर्स देख लें ब्यूरोक्रेसी की परसेंटेज के, अनडिनाइबल से हैं, लेकिन वो फोकस करते हैं ऑन द पर्सनल आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इन चार्ज। जो हुक्मरान हैं कि जी सिकंदर मिर्ज़ा बंगाली थे, अयूब खान, याह्या खान जो हैं वो पश्तून थे। कल को अगर कमाला हैरिस बन जाती हैं प्रेसिडेंट अमेरिका की, तो क्या इसका मतलब ये है कि वाइट्स अब डोमिनेट नहीं करते, अब ब्लैक्स डोमिनेट करते हैं और रेसिज्म ख़त्म हो गया? ओबामा भी बना था ना और इस तरह की बातें हुई थी। एक हुक्मरान के होने से फ़र्क नहीं पड़ता। बी, आप जिस तबके की बात कर रहे हैं, सिकंदर मिर्ज़ा के ग्रेट ग्रैंडफादर मेरे ख़्याल से मीर जाफ़र थे, तो वो एक लैंडेड अरिस्टोक्रेसी का हिस्सा हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, गुर्बत एक शनाख्त है, तो एलीट होना भी एक शनाख्त है। उनका एक अपना सर्कल है। जिस तरह इंडिया में भी एक एलीट बनी हुई है, जहाँ ये मज़हब के डिफरेंस, कास्ट के डिफरेंस, वेल इट्स मच हार्डर फॉर समबडी फ्रॉम लोअर कास्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एलीट सर्कल, तो वो ऑलरेडी गेट कीप हुआ हुआ है। लेकिन जो वो थे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कुछ काफ़ी बातें की थी जो एंटी मुस्लिम थी, फिर उन्होंने एक एलीट मुस्लिम फैमिली में शादी भी की। तो वो जब आप अमीर हो जाते हैं ना और आप उस एक एलीट सर्कल का हिस्सा बन जाते हैं, फिर आप ये इन डिफरेंसेस से ऊपर होते हैं। वो एलीट होना ना एक अपना ही कनेक्शन है, एक अपना ही क्लब है। तो उस तरह सिकंदर मिर्ज़ा मीर जाफ़र के ख़ानदान से हैं, उनको कॉलोनियल स्टेट ने नवाजा हुआ था, अमीर बनाया हुआ था। उनकी बंगाली आइडेंटिटी उनकी प्राइमरी आइडेंटिटी नहीं है। तो ये कहना कि सिकंदर मिर्ज़ा थे तो बंगाली कैसे सब्जुगेट हो गए या एक्सप्लॉइट हो गए जबकि एक बंगाली हुक्मरानी कर रहे, मेरी नज़र में माजरत के साथ एक इंतहाई बेवकूफ़ाना आर्गूमेंट है। उसी तरह अयूब खान, याह्या खान एक कॉलोनियल आर्मी का हिस्सा थे। वो आप अयूब खान की बायोग्राफ़ी भी पढ़ें तो वो अपने आप को अंग्रेज़ समझते थे, वो अपने आप को पश्तून उस तरह से नहीं समझते थे। वो एक कॉलोनियल मेंटालिटी होती है कि जो पाकिस्तान भी लोगों में इन्फोर्स करने की कोशिश करता है कि आप एक दफ़ा आर्मी ज्वाइन कर लें, ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन कर लें, फिर आप सिंधी बलोची ये सब आप फिर पाकिस्तानी हैं। तो उसी तरह कॉलोनियल आर्मी के लोग अपने आप को कॉलोनियल ऑफिसर्स ऑफ कॉलोनियलिज्म पहले समझते थे, और ये जो एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने शेड कर दी थी। अयूब खान एंड याह्या खान डिड नॉट पॉजिट देमसेल्व्स एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पश्तून कल्चर एट ऑल। रोज़िटा अहमद आज की किताब में लिखा जाता है कि 1950s तक कराची की जो बिजनेस एलीट है उसने मुल्क की इकॉनमी पे स्ट्रैंगल होल्ड रखा हुआ था। कराची की पॉपुलेशन 2% थी पूरे मुल्क की, लेकिन वाटर सप्लाई और पब्लिक हाउसिंग में से 50% जो है वो कराची को दिया जाता था। इसी तरह जो कराची की बिज़नेस एलीट थी उनको गवर्नमेंट एक्सेप्शन भी देती थी, उन पे उस तरह टैक्स भी नहीं लगता था जिस तरह आज भी होता है। 1950 से 1958 तक पाकिस्तान की जीडीपी कोई ख़ास नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 19% बढ़ा है। 7 फैमिलीज थी उस वक्त जो 25% प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ और 20% इंडस्ट्रियल एसेट्स ओन करती थी। यही अयूब खान के वक्त सबने सुना होगा, महबूबुल हक ने जो 22 फैमिलीज़ का जिक्र किया था, वो 80% बैंकिंग, 70% इंश्योरेंस और 2/3 ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल एसेट्स ओन करती थी। तो जब ये सवाल पूछा जाता है अयूब खान डेकेड और डेवलपमेंट, हमें अगला सवाल पूछना चाहिए डेवलपमेंट फॉर हु? एक तबका अमीर हो रहा है ना। अगर 22 ख़ानदान 80% इंडस्ट्रियल एसेट्स ओन करते हैं, 2/3 इंडस्ट्रियल एसेट्स और 80% बैंकिंग ओन करते हैं, तो ये किसके लिए पाकिस्तान बना हुआ है? उन फैमिलीज़ का, वो दाऊद्स हों, वो सैगल्स हों, आदमजीज़ हों,
उनका आप अगर एथनिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे तो वो मेनली आपको पंजाबी मिलेंगे, या आपको वो गुजरात से जो फैमिलीज़ आई थी पार्टीशन के बाद, जिनको फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस दी गई थी, जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट दिया गया था, वो आपको नज़र आएंगी। इसलिए 1971 में कई कराची की बिज़नेस एलीट को बड़ा दुख हुआ था कि उनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं ईस्ट पाकिस्तान में, आप लेबर भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट ने फेवरेबल कंडीशंस भी दी हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिले हुए हैं, पॉलिसी भी आपके दोस्त यार उस तरह की बना रहे हैं जिसको आपको फ़ायदा हो। वो वेल्थ, वो लेबर आप एक्सप्लॉइट करके, एक्सट्रैक्ट करके वेस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, वेस्ट पाकिस्तान में लगा रहे हैं। तो वो जो एक सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन था वो 1971 में ख़त्म हो। हमने खुर्रम हुसैन के साथ एक बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट की है जिसमें वो 1947 से 1971 तक फिगर्स के साथ प्रूव करते हैं कि किस तरह ईस्ट पाकिस्तान से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होकर वेस्ट पाकिस्तान में लगाई जा रही थी। बड़ा फेमसली कहा जाता है कि इस्लामाबाद जो है उससे जूट की स्मेल आ रही है, तो वो उसका मकसद ये है कि ईस्ट पाकिस्तान की रिसोर्सेज से इस्लामाबाद बनाया गया। तो व्हेन वी से कि अच्छा जी पंजाब डोमिनेटेड है, या पंजाब डोमिनेट करता है, या कराची पंजाब मिलकर एक डोमिनेट करते हैं, ये हमारा मकसद होता है कि ये जो एक एलीट पाकिस्तान का बना हुआ है जिसने कैप्चर किया हुआ है, जो रिसोर्सेज और वेल्थ एक्सट्रैक्ट करता है, दैट्स डोमिनेटेड बाय पंजाबीज एंड महाजर्स। साथ ही साथ वो जो स्टेट उन लोगों ने बनाया है, उस स्टेट का मकसद सेंट्रलाइज करना है पावर, जो पाकिस्तान की मेरी नज़र में सेंट्रल टसल रही है शुरू से कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देनी ही नहीं है। जो शिकायतें रही हैं वो यही रही हैं ना, बांग्लादेश भी इसीलिए बना कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दो। आज भी जो रोने हैं लोगों के वो यही है कि भाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दो, हमें हक दे दो। फिर जब दिए भी जाते हैं, वेदर दैट भी 73 की कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप कुछ ही साल बाद मार्शल लॉ लगा देते हैं, या 18 अमेंडमेंट पास होता है, उस पर भी कोशिशें होती हैं कि इसको रिवर्स करो, उसको रिवर्स करो। तो ये जो एक टसल रहा है स्टेट का एलीट कैप्चर का, जो रिसोर्सेज लेना चाहती है एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर के तहत, देना नहीं चाहती, उसका और आवाम का एक जो डिस्कनेक्ट रहा है, बिकॉज अगैन यहाँ इलेक्शन नहीं होते, डेमोक्रेसी नहीं होती, उसने पाकिस्तान में बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जन्म दिए हैं। ब्रिटिश इंडिया में ये जो खित्ता है, अगर आप देखें सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, ये पेरिफेरीज पे था ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इधर एक हिस्टोरिकल इम्बैलेंस रहा है कि यहाँ कम डेवलपमेंट हुई है। हम अगर 1947 से पहले देखें तो ये एरियाज़ पहले से ही अंडर डेवलप्ड थे कंपेयर टू पंजाब। फिर जब पाकिस्तान बना है, डेवलपमेंट का फोकस पंजाब में ही रहा है। अच्छा, अब ये बड़े सिंपलिस्टिक से डिस्कशंस होते हैं कि भाई देखें एग्रीकल्चर भी तो वहाँ बन रहा है, या मैं नंबर्स उठा के आपके सामने आ जाऊँ कि इतना एग्रीकल्चर वहाँ से बनता है, इतना एक्सपोर्ट वहाँ से होता है। जिस तरह तारीख़ कल से शुरू होती है या आज से शुरू होती है, तारीख़ को देखे बगैर, कॉन्टेक्स्ट समझे बगैर ऐसी बातें करना माजरत के साथ मेरी नज़र में काफ़ी बेवकूफ़ाना है, काफ़ी मायोपिक है। क्योंकि पाकिस्तान बना कैसे, पाकिस्तान की इकॉनमी चलती कैसे, अगर हम इसको समझें। अयूब खान की एग्जांपल ले लें, हम कहते हैं बड़ी डेवलपमेंट हुई, क्यों हुई? क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा था। अमेरिका या जो फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अमेरिकन बैक्ड हैं या अमेरिकन सपोर्टेड हैं, या जिनकी पॉलिसी अमेरिका डिक्टेट करता है, क्वाइट फ्रैंकली, उन्होंने हमें पैसा दिया। खुद तो हम नहीं बना रहे थे, उन्होंने हमें पैसा दिया। उस पैसे से हम लोगों ने डैम्स बनाए, डेवलपमेंट की। एक ख़ास तबका, ये फैमिलीज़ अमीर हुई। यही पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है कि गरीब की लेबर, आपके बिजली के बिल, मिडिल क्लास की सैलरी के टैक्स इतने चूस लो कि सिर्फ इतना पैसा आ जाए कि हमें IMF की डील मिल जाए, और उस IMF की डील से हम करेंगे अयाशी। तो सवाल ये आता है कि वो जो डॉलर्स आते हैं, वो जो IMF की डील आती हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में तो पाकिस्तान नहीं ना जिंदा। हम जो बना रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, जो भी, उससे तो नहीं डैम्स बन रहे, उससे तो नहीं पोर्श आ रही, वो तो अमेरिकन डॉलर से आ रही हैं। तो फिर सवाल आता है क्यों आ रही हैं? अमेरिका का जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्यों है? ईस्टर्न बॉर्डर की वजह से है, वेस्टर्न बॉर्डर की वजह से? ऑब्वियसली वेस्टर्न बॉर्डर की वजह से है कि पहले एक खदशा था कि भाई कोल्ड वॉर में कम्युनिज़म स्प्रेड हो रही है, इंडिया भी सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट लीनिंग था,
तो जी उन्होंने बोला पाकिस्तान को एलाय बनाओ, और पाकिस्तान बड़ा स्ट्रॉन्ग एलाय था। वेस्टर्न बॉर्डर ही सिक्योर करो पाकिस्तान का, पाकिस्तान को दो पैसा। तो आपने अपनी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस विच यू हैव गेन्ड बिकॉज ऑफ खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान, योर वेस्टर्न बॉर्डर, उसको इस्तेमाल करके, उसको लेवरेज करके अमेरिकन पैसा मुल्क में आया, और वो पैसा आपने लगाया पंजाब पे। तो जो उस पैसे से डैम्स बने हैं, जो उस पैसे से एग्रीकल्चरल सिस्टम बना है, उसकी बेसिस पे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करके आप आज कैसे बैठ के बात कर सकते हैं कि भाई हम तो इतना एक्सपोर्ट करते हैं, हम तो इतना टेक्सटाइल बनाते हैं, इतना एग्रीकल्चर बनाते हैं, आप कैसे कह रहे हैं पंजाब डोमिनेटेड? तारीख से एक है ना भाई, ज़िया-उल हक के टाइम इतना जो अमेरिकन डॉलर्स आए, ये तो हम कभी सवाल भी नहीं पूछ सकते कि वो गए कहाँ, बट वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में तो नहीं लगे। तो सवाल ये आता है क्यों आए? ज़िया-उल हक के दौर में या मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान में इतना इन्फ्लक्स ऑफ अमेरिकन मनी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों हुआ? क्योंकि आपके जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस खैबर पख्तूनख्वा मेनली एंड ऑल्सो बलूचिस्तान की वजह से थी। कुछ उनका बॉर्डर अफ़गानिस्तान पे लड़ता था, पहले सोवियत की जंग, फिर वॉर ऑन टेरर। तो उसमें आपने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस्तेमाल किया, उस पूरे प्रोविंस को एक जिहादी सेमिनरी बना दिया, अमेरिकन डॉलर्स लेकर वहाँ वायलेंस आम किया, वहाँ गन्स आम किए, वहाँ जिहादिस्ट लिटरेचर आम किया। तो उसकी जो अवाम है उसको आपने यूज़ किया एज कैडर टू फाइट योर वॉर। उधर बमबारी हुई, उधर जंग हुई, और ये करने के लिए आपके जो डॉलर्स आए उससे आपने कराची में अंडरपास बनाया। तो अब बताएं कि अगर कोई कहता है कि भाई जो आपने स्टेट बनाया है वो परिफरीज को एक्सप्लॉइट करके सेंटर में लगाता है, ये बजा बात है या गलत बात? हम अपनी शिकायतों, ऐसा नहीं है कि वो बजा नहीं है, अगर किसी के साथ भी जुल्म हो रहा है वो शिकायत उनकी करना बजा है, पर प्लीज़ उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रख लिया करें ना। कराची में खड्डे हैं सर, जो फाटा में खड्डे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन पे बॉम्ब्स गिराए गए थे और उन खड्डों में उनके ख़ानदान हैं। तो बिल्कुल कराची का अगर रोड टूटा हुआ है गलत बात है, लोगों पे जुल्म होता है, पर आप पे जितनी रिसोर्सेज लगी हैं वो बाकी मुल्क से लेकर लगाई गई हैं, वो फिर भी आपके लिए कम पड़ रही हैं, लेकिन ये बाकी खित्ते को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है। जिस तरह अगर आप कहते हैं जी 10 बजे के बाद गैस नहीं आती, बिल्कुल आनी चाहिए, बहुत गलत बात है, पर जहाँ से गैस निकल रही है अगर उस खित्ते में ही गैस नहीं आ रही, अगर डेरा बुख्ती में हर घर में गैस आई नहीं रही, कभी आई नहीं, तो डेकेड्स तक जो कराची को अनइंटरप्टेड सप्लाई वहाँ से आ रहा था या अब सिंध से आ रहा है, तो ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड कौन है? आज जब डेकेड्स के बाद कराची में गैस शॉर्टेज है, पिछले कुछ सालों से 10 बजे के बाद गैस नहीं आती, या वो खित्ता जहाँ से गैस निकाली गई है और वहाँ गैस नहीं मिल रही, इसी तरह पानी नहीं आता कराची में, बिल्कुल गलत बात है, आना चाहिए। लेकिन अगर आप बलूचिस्तान से किंजर लेक से पाइप्स डालकर पानी वहाँ से लेकर इधर आ रहे हैं, तो कराची के लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं जहाँ टैंकर लेने पड़ते हैं इनको, या हब और सिंध के लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं जहाँ कहद है। इसी तरह हर साल सिंध में ये कंप्लेन होती है कि भाई जो हमारा अलॉटेड पानी है उससे भी 30 से 40% कम हमें दिया जा रहा है, कहद हो रहा है। सिंध का जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो बैरन वेस्ट लैंड बनता जा रहा है, क्योंकि साल के कई महीने वहाँ कहद रहता है, पानी की एक बूंद नहीं होती। अगर आप ट्रेन से भी ट्रैवल करें आप देखेंगे कि आपको फॉर लॉट ऑफ मंथ्स पानी नज़र ही नहीं आता। फिर जब मानसून सीज़न आता है या फ्लड सीज़न आता है तो उसी जगह पर अगर डैम्स खोल दिए जाते हैं, बराजेस खोल दिए जाते हैं, तो उन्हीं घरों पे फिर फ्लडिंग हो जाती है। इस तरह आप मुल्क चला रहे हैं, और ये जो रूलिंग एलीट है वो ऑफ कोर्स पंजाब डोमिनेटेड है। फिर आप मुड़कर कह रहे हैं कि यार सिंध जो है वो एग्रीकल्चर हमसे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ज़्यादा कर रहे हैं। आप देखें तो आप मुल्क किस तरह चला रहे हैं, फिर आप शिकायत करें ना, तो फिर वजह भी है। इसी तरह गैस जो है, मुशर्रफ के टाइम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद CNG स्टेशन थे, लोगों की अमीर गाड़ियों में, मैंने अपनी आंखों से BMW को एक CNG फिलिंग स्टेशन पे देखा हुआ है, गाड़ी में CNG डलवाते हुए।
तो गाड़ियाँ लीज हो रही हैं, बैंक्स पैसे बना रहे हैं, आप और मैं सीएनजी डालकर पूरे शहर घूम रहे हैं, और सिंध और बलूचिस्तान जहाँ से मेनली गैस निकाली गई है वहाँ उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं होती। तो फिर वो क्यों ना समझें लोग कि जी हमारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को पाला जाता है, क्यों ना वो लोग ये समझें। इसी तरह बिजली की प्राइस पे मैंने देखा है कि अक्सर टीवी पे इस तरह के डिस्कशन हो रहे हैं, कंप्लेंट्स हो रहे हैं कि भाई बिजली की जो प्राइस है वो पंजाब ज़्यादा दे रहा है जबकि वो सस्ती प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों सस्ती प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोजेक्ट लाइक साहिवाल कोल प्लांट वो कैसे बने हैं? वो बने हैं चाइनीज़ IPP से। अगेन कॉन्टेक्चुअलाइज़ किए बगैर चीज़ों को अगर कोई रैंडम फैक्ट आप निकाल लेंगे प्रूफ करने के लिए सिर्फ अपना, चाइनीज़ IPPs क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में CPEC के लिए? CPEC क्यों है पाकिस्तान में? चाइना को वार्म वाटर्स चाहिए या चाइना को अपना एक्सेस जो प्रोडक्शन है वो देनी है, तो वो कहाँ से जा रही हैं? वो जा रही हैं बलूचिस्तान थ्रू खैबर पख्तूनख्वा टू चाइना। आपने बीच में पंजाब डाल दिया। तो अगेन आप गवादर चाइना को चाहिए, गवादर की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप लेवरेज कर रहे हैं, CPEC को आप लेवरेज कर रहे हैं, उससे जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो इन्वेस्टमेंट आप लगा रहे हैं पंजाब में, उस इन्वेस्टमेंट से आप सस्ती बिजली बना रहे हैं और पंजाब में दे रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि देखें जी पंजाब तो इतनी सस्ती बिजली बनाता है और फिर हम उसकी प्राइस ज़्यादा देते हैं, तो हम पाल रहे हैं पाकिस्तान को। अगर पाकिस्तान को चाइना और अमेरिका पाल रहे हैं, कौन डिनाई कर सकता है? सच्ची बात करें ना, कोई नहीं, ना पंजाबी पाल रहे हैं ना कराची वाले पाल रहे हैं। उसी तरह कराची वाले कंप्लेन करते हैं कि जी कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, फिर पूछो क्यों, बोलते हैं जी हम टैक्स देते हैं। उसका आप ब्रेक डाउन करें तो मोस्ट ऑफ दैट टैक्स कम्स फ्रॉम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो पोर्ट पे कलेक्ट होती हैं। मुस्तफ़ा कमाल भी आए हुए थे, उनसे भी मैंने यही कहा, उन्होंने बोला तो फिर पोर्ट है ना हमारे पास। कैसे आया? पोर्ट बनाया गया है ना, ठीक है, समंदरी साहिल आपके पास है, वो मुल्क हर मुल्क में होता है कि जहाँ आपका समंदरी साहिल होगा वहीं से शिपिंग आएगी ना, वहीं से पूरे मुल्क में जाएगी। तो पोर्ट बनाया ना पाकिस्तान ने, वहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के उसमें हर साल अपलिफ्टमेंट करके एक पोर्ट बनाया गया है, वो मुल्क के लिए बनाया गया है। तो अगर लाहौर को भी कुछ चाहिए हो तो वो कराची पोर्ट से ही आएगा ना, वहीं से जाएगा। या अगर यूनिलीवर PNG के हेड ऑफिस कराची में है लेकिन हेड एंड शोल्डर्स पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में बिकते हैं और उसका टैक्स जो है वो कलेक्ट होकर कराची में फ़ाइल होता है, तो वो कराची तो नहीं पाल रहा ना उनको, वो मुल्क चल रहा है, वो मुल्क का एक हिस्सा है। इसी तरह पंजाब और कराची में जो डेवलपमेंट हुई है, अगर तो कोई सच्ची में पाकिस्तान को पाल रहा है वो अमेरिका और चाइना है। अमेरिका और चाइना का इंटरेस्ट जो है वो इस खित्ते में या पाकिस्तान में है ज़्यादा वेस्टर्न साइड की वजह से, और वही जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस आपने इस्तेमाल की है रेंट सीक करने के लिए, वही जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल किए हैं मुल्क को चलाने के लिए। तो जो शिकायत है वो बिल्कुल बजा है कि भाई अगर रिकोडिक बलूचिस्तान में मिलता है तो बलूचिस्तान का हिस्सा कहाँ है? आप लोगों ने सारी पावर ली हुई है, आप लोग जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, आप लोगों का जो एथनिक मेकअप है ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, उसकी जो लीडरशिप है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, नॉर्थ पंजाब, इवन साउथ पंजाब नहीं, वो डोमिनेटेड है। इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि BLA जाके किसी पंजाबी को मार दे कि यार तू पंजाबी स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये ज़्यादती है। इनफैक्ट आप अगर अक्सर पंजाबी लेबरर बेचारे जो गरीब बलूचिस्तान में जाते हैं उनको मार दिया जाता है, अगर आप थोड़ा प्रोब और करें तो वो सिर्फ पंजाबी नहीं होते, सराइकी होते हैं अक्सर। तो पंजाब में भी जो साउथ पंजाब है वो अंडर डेवलप्ड है कंपेयर टू नॉर्थ पंजाब, तो वहाँ से बेचारे जो गरीब सराइकी होते हैं वो जाते हैं बलूचिस्तान में नौकरी करने के लिए। उनका क्या ताल्लुक यार, वो उतने ही एक्सप्लॉइटेड हैं। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में कहा था, गरीब होना एक अपनी शनाख्त है। तो पंजाब का जो गरीब है, जो फार्मर है, जो किसान है, इतने तो बॉन्डेड लेबर हैं पंजाब में। सिर्फ आपकी एक आइडेंटिटी जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होती। अगर जड़ावाला में क्रिश्चियन पंजाबी थे, उनके घर जला, तो भाई द फैक्ट दैट देयर क्रिश्चियन मेक्स देम अ लॉट मोर मार्जिनलाइज्ड। फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मेरे जैसे बेवकूफ़ आदमी से तो बहुत बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से वन ऑफ पाकिस्तान ग्रेटेस्ट माइंड्स रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब ने सब बहुत खूबसूरती से समझाया हुआ है कि भाई पॉलिटिक्स, पावर, हुक्मरानी का जो रास्ता है वो पंजाब से आता है। अगर तो बलूचिस्तान की टोटल जनरल नेशनल असेंबली की सीटें 16 हैं और सिर्फ लाहौर डिवीज़न की 24 हैं या फैसलाबाद डिवीज़न की 18 हैं या सिर्फ लाहौर शहर की 14 हैं, अब आप बैठे हैं, आपने डिसाइड करना है जी हमने गवर्नमेंट बनानी है।
अब आप देखते हैं बलूचिस्तान इतना बड़ा सूबा है, इतने इसमें मसले हैं, इसको पूरा डेवलप करें या लाहौर सिटी को डेवलप करें? अगर तो आप पूरा बलूचिस्तान भी डेवलप करते हैं, जिस नफीउल्लाह काकड़ साहब ने समझाया था, आप फिर भी पूरी 16 नहीं जीतेंगे, कुछ अपने वहाँ पे लोकल भी होंगे और इश्यूज़ भी होंगे। तो आप पूरा पाकिस्तान का बजट भी बलूचिस्तान में लगा देना तो आप समझे 10-11 जीतेंगे। और अगर आप पाकिस्तान के बजट का 5-10% भी सिर्फ लाहौर में लगा देना तो 10-11 आप लाहौर से जीत जाएंगे। तो आपका इंसेंटिव क्या है कि आप बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करें? नील। या आपका इंसेंटिव क्या है कि आप बलूचिस्तान में जाकर पॉलिटिकल रैलीज़ करें? इवन हमारी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, पीटीआई क्लेम करती है कि हम वाहिद पार्टी हैं जो हर सूबे में, कहाँ हैं बलूचिस्तान में? कहाँ हो रही हैं उनकी रैलीज़ बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान की तरफ तो कोई देखता भी नहीं है कि इनकी आवाम से भी हमने कनेक्ट करना है, यहाँ भी इंसान के बच्चे रहते हैं। आखिरी बात जो मैं ये कहूँगा समझने के लिए, इट गोज़ बैक टू हाउ वी स्टार्टेड द वीडियो। जो मेरी नज़र में लोग गलत बात करते हैं कि वो अगेन एक बड़े नैरो एथनिक लेंस से इस इशू को देखते हैं। तो लोग अक्सर कहते हैं कि भाई, आप कहते हैं कि पंजाबी बड़ा अमीर है, पंजाबी ने एक्सप्लॉइट किया, पंजाबी एलीट है, तो ये जो सरदार बड़े अमीर हैं, पंजाब में तो इतने गरीब हैं, आपके सरदार देखें कितने अमीर हैं। आप बलूचिस्तान में जाके लोगों से बात करें, अगेन वॉच पॉडकास्ट विद रफ़ीउल्लाह काकड़, उनको आप बोलें कि यार आपके सरदार जो हैं वो भी तो अमीर हैं, तो वो आगे से आपको जवाब देते हैं हमारे सरदार, ये तो आपके सरदार हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था, एंड दिस इज़ हाउ इट ऑल कनेक्ट्स, वी कम अ फुल सर्कल, कि जो कलोनियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमने इनहेरिट किया, तो पाकिस्तान की भी हुक्मरानों ने ये फ़ैसला किया कि हमने आवाम से नहीं कनेक्ट करना, हमें अवामी इशूज़, अपलिफ्टमेंट, एजुकेशन, इनमें नहीं पढ़ना। ये जो सरदार्स ऑलरेडी इन पावर हैं, ये जो सरदार्स ऑलरेडी अवाम को एक्सप्लॉइट कर कर रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके एक सिस्टम चला रहे हैं, इनके साथ अलाइंसेस बनाओ, इनको थोड़ा बहुत फेवर करो, इनको थोड़ा बहुत पैसा दो। इससे जो है वो सिस्टम चलता रहेगा कि भाई पहले आप इनकी एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स को देते थे, अब वो आप हमें दे दें। आपने आवाम में एजुकेशन नहीं करनी, आपने आवाम की इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं करनी, नौकरियाँ नहीं ना दें। सर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में गैस नहीं रुकनी चाहिए। तो बार बार रिपीटेडली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने प्रेफर किया कि हम अवामी तरीके से एक सिस्टम ना बनाएं बलूचिस्तान में, या टू अ लार्ज एक्सटेंट इवन सिंध में। हम इस नेटवर्क ऑफ इलेक्टेबल्स, इस नेटवर्क ऑफ सरदार, इस नेटवर्क ऑफ लैंडलॉर्ड्स, इनको नवाजते जाएं, जिस तरह ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम था कि एक लैंडलॉर्ड को नवाज दो, टाइटल दे दो, गवर्नमेंट में पोजीशंस दे दो, किसी सरदार को कभी आप प्राइम मिनिस्टर बना दें, किसी सरदार को कभी आप चीफ मिनिस्टर बना दें। इस तरह आप रूल करते रहें तो वो जो अवाम के साथ डिस्कनेक्ट था ना, वो और बढ़ गया। तो आज जिन लोगों को नहीं बलूचिस्तान समझ में आता है, या वो कोशिश भी नहीं करते बलूचिस्तान समझने की, मैं कल ये 50 मिनट की वीडियो पोस्ट की, अंडरस्टैंडिंग बलूचिस्तान, प्लीज़ देख लें, क्रैश कोर्स है। वो ये नहीं समझते कि भाई आप जब कहते हैं कि ये जो सरदार हैं, वो अब बलूचिस्तान, बलोच अवाम भी जो है ना, वो भी उस तरह से उनको सरदार नहीं मानती जिस तरह आपके एक रेसिस्ट एटीट्यूड्स हैं टूवर्ड्स हिंदीज़, टूवर्ड्स बलोचीज़, कि आपको लगता है ये तो बस जहनी ग़ुलाम हैं, सरदार इनको बोलेगा कि पहाड़ से गिर जाओ तो ये गिर जाएंगे, और बस ये तो तलवे चाटते रहते हैं। इस तरह ना, इस तरह नहीं है। ये कलोनियल आइडियाज़ हैं कि ये लोग कमतर हैं, कि ये लोग कमी हैं। इन ख़यालात से बाहर आएँ, सिस्टम्स को समझें, सिस्टम्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन को समझें, और सिर्फ एथनिक आइडेंटिटी की बेसिस पर हर इशू को मत देखें। अगर कोई पंजाबी लेबरर, गरीब आदमी माइन में जाकर मर जाता है, और फैसलाबाद में एक इंसान जिसकी टेक्सटाइल मिले हैं, वो बोलता है देखा मेरे जैसे पंजाबी को मार दिया, सरकार आपके जैसा पंजाबी नहीं है, वो एक गरीब है। मेरी एथनिक आइडेंटिटी सिंधी है। नॉर्थ सिंध में जर्नलिज्म बहुत मुश्किल काम है। जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ जर्नलिस्ट को मारा जाता है, कत्ल किया जाता है, डिसेंट बर्दाश्त नहीं की जाती। कल को अगर नसरुल्लाह गडानी का कत्ल हो जाए जिस तरह हुआ, मैं व्लॉग बना दूँ, हाय अल्लाह मेरे जैसा था, मैं भी तो सिंधी हूँ, आप लोग मुझे जूते नहीं मारेंगे कि उल्लू के पट्टे, तू कराची में रहता है, तू एक एलीट इलाके में इसी वाले कमरे में बैठा पॉडकास्ट बनाता रहता है, अपने दोस्तों को बुलाकर कॉमेडी करता है, तू केड़ा सिंधी जर्नलिस्ट।
बेवकूफ़ाना बात होगी ना। तो वो सिर्फ सिंधी होने पर कि यार ये ऑनलाइन मैं भी फॉरेन विक्टिम बन जाऊँ, मैं भी सिंपथी ले लूँ, मैं भी प्रिटेंड करूँ कि हाँ हम सेम है, ये बहुत बेवकूफ़ाना बात है। आपकी मल्टीपल आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं। मैं क्योंकि कराची में रहता हूँ, बनिस्बत समबड़ी जो बलूचिस्तान में रहता है, बनिस्बत समबड़ी जो मेरे से सोशल क्लास में अलग है, नीचे है, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, मेरे पास डोमिसाइल की प्रिविलेज है। ये प्रिविलेज एक्नॉलेज करने में कोई बुरी बात नहीं है। तो जब ये क्रिटिसिज्म होता है, स्पेशली जब प्रेफरीज पे आता है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ से आता है, उसको सुनकर अगर आपको गुस्सा आने लग जाता है कि ऐसी की तैसी इसने पंजाबियों को कैसे बोला, इनकी तो निकालो पूरे पंजाब से, ऐसी की तैसी इन्होंने कैसे बोला, इस कम्युनिटी को कैसे बोला, काटो गले इनके, इससे क्या मिलेगा? इस ख्यालात तासुरात से बाहर आएँ, अपनी आइडेंटिटी को एक वक्त शेड करके सिस्टम को समझें, स्ट्रक्चर को समझें। ये समझने में, प्रिविलेज एक्नॉलेज करने में, ये इसका बिल्कुल मकसद नहीं हो जाता कि भाई आपकी ज़िंदगी में कोई जुल्म ही नहीं है या अब आप शिकायत नहीं कर सकते। जिस तरह अगर मैं ये कराची की बात करूं तो लोग बोलते हैं क्या मतलब नहीं, बिल्कुल शिकायत करें भाई, सबको सारे हक मिलने चाहिए, बट एक्नॉलेज करें। जिस तरह मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि मैं पॉडकास्ट पर रहकर जितनी बकवास करता हूँ, अगर मैं बलोच होता तो पहले दिन जब मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, नीचे आए हुए होते कि सर वेलकम टू द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, आओ ना तुसी तेनू विखाएं पाकिस्तान एक्सपीरियंस। एक है ना प्रिविलेज। मेरी ज़िंदगी भी बहुत मुश्किल है, सैयद मुज़म्मिल शाह की भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। कभी हम बताएंगे कि हमारे पिछले साल किस तरह गुजरे हैं। हमारी मुश्किलात कम नहीं हो जाती ये जानकर कि वी आर प्रिविलेज्ड, दैट हमारा डोमिसाइल कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करता है। वो फुल टाइम प्रोटेक्शन नहीं है, बट एक बलोच से 100 गुना ज़्यादा है। तो उसी तरह विद ऑल अदर आइडेंटिटीज़ बीइंग इक्वल, अगर एक बलोच है, अगर एक पश्तून है, अगर एक सिंधी है, अगर एक सराइकी है, विद ऑल अदर आइडेंटिटीज़ बीइंग इक्वल, आप एक बलोच सरदार को एक पंजाबी बॉन्डेड लेबरर से नहीं कंपेयर कर सकते। ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग इक्वल, एक हायरार्की बन चुकी है पाकिस्तान में जहाँ सर्टन एथनिसिटीज़ derive more privilege by virtue of their position in this political structure. इसको डिनाई करना तो फैक्ट से मुंह फेरने वाली बात होगी। ये उसी तरह की बात है कि अगर आप अमेरिका जाएं तो आप परेशान हो जाएंगे कि इतने भी करीब ने, हाँ बहुत होमलेसनेस है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है क्या, पर उसके वजूद से ये बात डिस्प्रूव हो जाती है कि अमेरिका एक ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन करता है, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करता है। नहीं, तो ये जो सिस्टम हैं, ये जो लेयर्स हैं, ये हम पाकिस्तान में समझें, फिर इनको आलमी सतह पे भी समझें कि बेचारा एक जो बलोच है वो पहले अपने सरदार से एक्सप्लॉयट हो रहा है, फिर स्टेट से एक्सप्लॉयट हो रहा है, फिर जो पूरा पाकिस्तान है वो फर्स्ट वर्ल्ड से एक्सप्लॉयट हो रहा है, और हर जगह ना इस सिस्टम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ने अपने अपने एजेंट रखे हुए हैं जो इंश्योर करता है कि जो हुक्मरान हैं, जो असली मालिक हैं, उनके इंटरेस्ट हमेशा प्रोटेक्ट रहें। इस वक्त आलमी सतह पर वो अमेरिका है, उसके नीचे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां अमेरिका के नुमाइंदा लोग अमेरिका के इंटरेस्ट को पैरामाउंट रख कर एक्ट करते हैं। फिर हमारी जो गवर्नमेंट्स की एलीट है वो जिस तरह कलोनियल बाबू क्लास थी, इस्कंदर मिर्ज़ा, मीर जाफ़र टाइप लोग, वो उसी तरह अपने फ़ायदे के लिए, अपनी स्लाइस ऑफ द पाई के लिए कि जी साम्राज्य, हम ये जो मेरी आवाम है इनकी तशरीफ़ आपके लिए पेश करते हैं, इसमें से एक चक हमें भी दे दीजिए। वो आपको यूँ भीख में देता है और फिर उसी चक के हिस्से वो नीचे नीचे लाकर बाकी सब में बांटता रहता है। तो एक सिस्टम ऑफ पेट्रनेज, सिस्टम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन बन जाता है। उस सिस्टम को समझें। पाकिस्तान का जो ये स्टेट स्ट्रक्चर है उसको समझें। वो डोमिनेट करता है पंजाब से, वहाँ सेंट्रलाइज हुई है सारी पावर। जस्ट लाइक अमेरिका में गरीब होना या अमेरिकन इंसान अमेरिका से एक्सप्लॉइट हो रहा है, इस बात की गवाही नहीं है
कि अमेरिका साम्राज्य नहीं है और अमेरिका इकोनॉमिकली और दुनिया को एक्सप्लॉइट नहीं करता, उसी तरह पाकिस्तान में किसी पंजाबी का गरीब होना या कराची में लोगों के साथ जुल्म होना इस बात की गवाही नहीं देता कि जो पाकिस्तान का स्टेट स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें जो ब्यूरोक्रेटिक financial also, right? We forget the financial elite when we talk about systems of exploitation, when we talk about elite privilege. Can anybody deny that most of the financial elite of Pakistan is located in Karachi? No. तो bureaucratic elite, financial elite, military elite, political elite, ये concentrated हैं primarily, not exclusively, in Punjab and North Punjab and Karachi. That is what is meant by saying Pakistan is dominated by Punjab and Karachi. बस इन्नी सी बात से तुसी नाराज़ हो गए। तो सवाल जो पूछा था हमने पॉडकास्ट के शुरू में, इज़ पाकिस्तान डोमिनेटेड बाय, उस तरह नहीं, बाय पंजाबीज़ एंड कराची? हाँ,